ये बहुत एक आम समस्या हो गई कि हम खुद को सबके साथ मिलकर नहीं देख रहे हैं। गॉसिप करने वाले लोग बैठ जा रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे वो युद्ध नहीं हो रहा तो युद्ध कराने की ताकत रखते हैं। आज गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया, ये सब शब्द कहाँ से आ गए? कभी कभी हम लोग पहचान ही नहीं पाते कि हमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपके घर में क्या है, आपके फ्रिज में क्या है, आपके सर पे क्या है, आपके मन में क्या है, ये सारी चीजें भी अब तो राजनीति तय कर रही है। लोग अनपढ़ होंगे तो फिर धर्म और जाति के मुद्दे पे उलझेंगे। हमें राजनीति को देखने का एंगल कौन सा होना चाहिए, हमें लोगों की बात को पकड़ने का एंगल कौन सा होना चाहिए। हमको जेल डाल दो, बंद कर दो, बंद कर चुके हैं और भी कर दो, फांसी लगा दो, लेकिन हम उस सच्चाई की ओर बढ़ाएंगे। दुर्भाग्य है हमारे यहाँ पर कि हम राजनीतिक तौर पर नहीं सोचते। विनीता जी हैं, अल्मोड़ा उत्तराखंड छात्र संघ से हैं, वो संगठन से। और विनीता जी से कहूँगा कि एक बार वो इस विषय पर अपनी बात रखें कि जो युवा है वो इस समय अवसाद में है, तो उससे वो कैसे बाहर निकले, और आप खुद का अनुभव क्या है एक युवा होने के नाते, आप क्या कहना चाहेंगे? अवसाद, जो कि आजकल की मेनली एक आम समस्या बन चुकी है, हम बिल्कुल भी इससे अछूते नहीं हैं। और लिटरली आज की बात कहूँ तो युवाओं में तो कुछ ज़्यादा समस्या है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते उतना। पहले हम ये होता था कि हम वर्सेस प्रॉब्लम, आजकल हो गया है मैं वर्सेस दे। इवन आप यूट्यूब पर भी कितने सारी वीडियोस देखते होंगे, मी वर्सेस अदर। ये बहुत एक आम समस्या हो गई क्योंकि हम खुद को सबके साथ मिलकर नहीं देख रहे हैं। बच्चा डिप्रेशन में क्यों है, खासकर युवा? क्योंकि उसके प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। खासकर ये कि माँ बाप ने हमारे लिए किया तो हमें उनके लिए पैसा कमाना है। ठीक है, ये एक बेटे का फ़र्ज़ हो सकता है, ये एक बेटी का फ़र्ज़ हो सकता है, लेकिन क्या ये एक युवा का, एक इंसान का फ़र्ज़ है? क्या हम सिर्फ एक बेटे बेटी से या फैमिली मेम्बर से ज़्यादा कुछ नहीं है? तो उस समय जब मैंने उनसे बात की उस बारे में, हमने मिलकर समझा, सीखा, तब उन्हें भी लगा। इवन हमने उस समय ये भी बात की थी कि हम अलग अलग जगहों पे जाएं जहाँ पर से हम एम्पैथी रख सके बच्चों के साथ, उनसे बातचीत करें, बजाय कि लेक्चर मेथड के हम एक जो चर्चा होती है उस पर फोकस करें। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई और धीरे धीरे वो इस पे पहुँचे कि हाँ, हमें बच्चों को सिर्फ पढ़ा के नहीं आ जाना है, बल्कि उसको समझना है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की बजाय अच्छा ये तो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे डिप्रेशन और बढ़ता है। और खिलने का एकमात्र तरीका है कि हम इंक्लूसिविटी लाएं, हम अपना जो उद्देश्य है उसको सबका उद्देश्य बनाएं। इस तरह से नहीं अच्छा तुम मेरी बात मानो, नहीं, उनको समझकर, जब हम उनको समझेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो कौन है, वो क्या चाहते हैं, और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में एक इंसान होने को कैसे ऊपर लाया जा सकता है और एक समग्रता कैसे लाई जा सकती है, यानी कि इंक्लूसिविटी। और जब हम ये कर पाएंगे ना, तो मैं सोचती हूँ कि हमारा देश खुलेगा या और खिलेगा भी। मीडिया पर बात इकहरी तो नहीं हो सकती, तो मीडिया में हमारी जिम्मेदारी तो बनती है भाई कि हम छोटे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, लघु पत्रिका वाले हैं या बड़ी पत्रिका वाले हैं। चैनल मैंने परसों शुरू किया है, मान लीजिए मैं छोटा हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, और क्रेडिबिलिटी के साथ मैं क्या पैसे लेकर के या सिर्फ सोच, मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ, मैं पैसे लेकर के या सोच से किसी चीज़ को पुष्ट करना चाहता हूँ या सिर्फ रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ। हर आदमी का एंगल है, उस एंगल से ही वो चलता है। लेकिन आप कम से कम कहीं सेंटर में, कहीं सेंटर लेफ्ट, कहीं सेंटर राइट और कहीं सेंटर खड़े होने में आपको ऐतराज़ क्या है? अगर आप इस पत्रकारिता में, इस मीडिया में आए हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि ज़्यादातर लोग इधर भी होते हैं, इधर ही होते हैं या उधर ही होते हैं। बहुत सारे पत्रकार बहुत नाप तोल कर लिखते हैं, कहते हैं, और जब आप उस चैनल को सुनते हो तो कहते हैं यार ये जरूर ये यार ये ठीक तो होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अभी पता नहीं है मुझे, लेकिन ये ठीक होगा। ऐसी स्थितियाँ आनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। हमें पत्रकारिता में, मीडिया में, क्योंकि मीडिया और पत्रकारिता बहुत दूर दूर की बात नहीं है, वो उसमें कुछ ऐसा तो करना चाहिए कि हमारी योग्यता उसमें दिखाई दे, हमारा मेहनत उसमें दिखाई दे, लेकिन उसमें हमारी ईमानदारी भी दिखाई। पूछना चाहता हूँ कि आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी कौन चेक करेगा? आप अगर अलग एक चैनल निकाल रहे हैं और आपको ये जानकारी मिली कि लाहौर पर कब्जा हो गया है, ये जानकारी मिली और आपने अपने चैनल पर ले लिया, क्या आप उसको रोक लेंगे?
या आप नहीं प्रसारित करेंगे? सवाल जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी पर बात कर रहे हैं। CNN से जो आ रहा है उसको देख रहे हैं, BBC से जो आ रहा है वो देख रहे हैं, और हम ही नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड ओवर है। लेकिन हम जो है अपने उसमें बैठे हुए वही चला रहे हैं जो आज तक दिखा रहा है। आज तक ने माफ़ी भी मांगी शायद, है कि नहीं ऐसा? क्या आप उसको रोक सकते थे? जी, अगर आप नौकरी करते हैं मीडिया पे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितना जो है वो उसको फॉलो करेंगे और कितना नहीं करेंगे। और आप स्वतंत्र चैनल चला रहे हैं तो आप उसको जज कैसे करेंगे खबर को? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मीडिया आज निरंकुश क्यों है। मेन स्ट्रीम मीडिया जहाँ आप देख रहे हैं बहुत निरंकुशता है। आप पहले जब गौर कीजिए, कभी डिबेट होते थे तो एक्सपर्ट होते थे। आज की तारीख में कोई एक्सपर्ट नहीं बैठता है, गॉसिप करने वाले लोग बैठ जा रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे वो युद्ध नहीं हो रहा तो युद्ध कराने की ताकत रखते हैं जी, क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं। पहले पैनलिस्ट होते थे, जो पैनलिस्ट बैठते थे वो वास्तव में उतनी एजुकेशन के साथ होते थे वहाँ पे, और उतना ऑब्जर्व करके चीज़ों को करते थे। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी, वो पहले फ़ोन लाइंस पब्लिक के लिए भी खुली थी। जितने भी न्यूज़ चैनल थे और जितने भी अच्छे इवेंट होते थे, कोई भी एक शाम को चर्चा का इवेंट हो या कोई ऐसा हो प्राइम टाइम जैसे आज चलता है, वैसा कोई इवेंट होता था या गंभीर मुद्दों पे बात होती थी तो पब्लिक लाइंस खुली होती थी। उस पब्लिक लाइंस पे जब यहाँ से पब्लिक फ़ोन करती थी ना, तो एक बंदिश थी, एक दबाव था। वो दबाव आज की तारीख में ख़त्म हो गया है। तो इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, मतलब जिसको हम पांचवा स्तंभ कह सकते हैं। जो कहा जाता है कि 4 स्तंभ है, चौथा स्तंभ मीडिया है, पांचवा स्तंभ शायद जनता होनी चाहिए जो निगरानी रखे, निगरानी रखने की बात। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, जंग सिर्फ चैनलों पे नहीं हुई, प्रिंट मीडिया भी कोई अछूता नहीं रहा है, और सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां क्या नहीं हुआ। मीडिया एक मजबूत विपक्ष होता है, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए। आज गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया, ये सब शब्द कहां से आ गए? अगर हम सत्ता के पक्ष में रहते हैं तो विपक्ष के लिए हम गोदी मीडिया हो जाते हैं। अगर हम विपक्ष से कोई सवाल पूछ लेते हैं तो हम भाड़ मीडिया हो जाते हैं। तमाम तरीके की चीजें हैं। तो ऐसे शब्दों पे, ऐसे उपनामों पे जो मीडिया के लिए उछाले जा रहे हैं, लग रहे हैं, उन पर भी रोक जरूरी है। मैं 94 से प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में हूं, लेकिन जब से मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कहेंगे मीडिया हाउस हैं, उनके लोग चोर रास्तों से राजनीति में घुसने की कोशिश करी, बिना चुनाव के राज्यसभा में जाने की कोशिश करी, तब से जो है मीडिया का पतन उसी दिन से तय हो गया था। अब जब आप किसी सरकार में राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे तो आप चमचागिरी के अलावा क्या करेंगे, ये मुझे बता दीजिए। तो निश्चित तौर पर ऐसे में क्रेडिबिलिटी अपनी बनाए रखना ये बहुत ही जरूरी है, और अगर ये क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो अभी तक तो गोदी मीडिया और भाड़ मीडिया शब्द आया है, इसके आगे भी लोग जाएंगे और अपनी हदें पार करेंगे, क्योंकि जनता को आपसे न्याय की, आपको चौथे स्तंभ के रूप में जनता देखती है, तो वो आपको बना के रखना होगा। धन्यवाद। अब मसला आता है, युवाओं से बात शुरू हुई और मीडिया की बात आ गई। कंट्रोल राजनीति का होता है हर चीज पर। राजनीति हर चीज को प्रभावित करती है। मतलब लोग ये कहते हैं कि सही नहीं, हम तो राजनीति में पढ़ते नहीं, हमें राजनीति से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन राजनीति ही वो चीज है जो सारी चीजें तय कर रही है। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपके घर में क्या है, आपके फ्रिज में क्या है, आपके सर पे क्या है, आपके मन में क्या है, ये सारी चीजें भी अब तो राजनीति तय करने लगी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दल आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो 77 साल में कितना देश के लोगों को राजनीतिक बना पाए हैं। अमन हालांकि CPI ML से आती हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पर मैं फिर भी चाहूंगा कि आप इस सत्र की शुरुआत करें कि राजनीतिक दल कितना राजनीतिक बना पा रहे हैं। ये जो परिचर्चा है ये छात्रों से शुरू होकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया की भूमिका से राजनीति की और ये बात बड़ी है, तो निश्चित तौर पर अगर छात्र या नौजवान आज अवसाद के दौर में जा रहे हैं तो उस अवसाद के पीछे का कारण क्या है वो भी राजनीति ही तय कर रही है। हम आज
उस दौर में जी रहे हैं कि आप अपने तक सोचिए, आपको सामाजिक सरोकारों से मतलब नहीं रखना है, आप आभासी ज़िंदगी में जिए, आप सोशल मीडिया की तरफ ही बैठिए। आपको लगता है या हमें भी लगता है कि ये जो दुनिया है ये एक फ़ोन के अंदर कैद है, वो हमें सब ठीक दिखा रही है। लेकिन जब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया से होते होते राजनीति तक ये बात आई है, तो राजनीति ही आज के दौर में सब कुछ तय कर रही है कि हम अपनी अड़ोस पड़ोस की हवाओं में कितना जहर घोलेंगे या कितना सद्भावना बढ़ाएंगे, ये भी राजनीति तय कर रही है। और मुझे लगता है कि जब राजनीति सब तय करती है तो राजनीति पे हमें खुल के बात करनी चाहिए। हमने बचपन के दिनों में देखा था कि चाय की दुकान पे भी एक ठीक ठाक बहस होती थी, लेकिन आज वो बहसों का दौर खत्म हो गया है। हमें राजनीति को देखने का एंगल कौन सा होना चाहिए, हमें लोगों की बात को पकड़ने का एंगल कौन सा होना चाहिए, और हमें लेफ्ट और राइट की बात नहीं करनी चाहिए, हमें ठीक पक्षधरता की बात करनी चाहिए कि जो जनता की पक्षधरता होगी, यही बात हमें करनी होगी। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है, कभी कभी हम लोग पहचान ही नहीं पाते कि हमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है। कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रेस भी होता है ना, हम उसको बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। स्ट्रेस बहुत छोटी सी चीज है, जिस प्रेजेंट टाइम में हमें किसी भी चीज का प्रेशर है तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस कोई भी बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हम इसे बोल बोल के बहुत बड़ा बना देते हैं। अब डिप्रेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल होता है, जो कि स्ट्रेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो क्या करता है, या तो हमें ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिससे हम मेंटली बीमार हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो फिजिकली भी हमें बहुत ज़्यादा बीमार करता है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि बच्चे एग्जाम्स का रिजल्ट आता है और वो सुसाइड कर लेते हैं। इट्स अ मतलब वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और देखते हैं लोगों को हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, लोग बिजनेस में है, जॉब में है, कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा है, लोग उन सब चीज़ों से उसका सॉल्यूशन ना ढूंढ करके अपने आप में निराश हो जाते हैं, और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो जाता है, बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, और लास्ट में ऑप्शन मिलता है सुसाइड। हमें सबसे पहले खुद से जुड़ना है। आज के टाइम में हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते करते ये भूल गए हैं कि हम क्या हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम अपने आप को जानना ही नहीं चाहते, हम लोगों में लगे हुए हैं। अरे भाई वो आगे निकल रहा है, मैं क्यों पीछे रहूं, हमें कंपटीशन क्यों करना है, हमें अपने आप से कंपटीशन करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कैसे फील करते हैं। अगर हम अपनी प्रेरणा अंशों की ही बात करते हैं तो हर महीने हमारे पास भी एक संघर्ष होता है पत्रिका निकालने का, और उस स्थिति में मैंने खुद भी देखा है पलाश अंकल को, रुपेश जी को, कि वो क्या कंडीशंस होती हैं जब 4 से 5 दिन आप इतना ज़्यादा ओवर प्रेशर में होते हो। वो स्ट्रेस नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर कहना चाहिए कि डिप्रेशन उसका अगले महीने अंक निकलना है तो अभी से डिप्रेस हो जाते हैं रुपेश जी कि हाँ कैसे निकलेगा ये अंक। वो डिप्रेशन कैसे काम करता है, आपके फिजिक पे कैसे काम करता है, आपके मेंटल स्टेटस पे कैसे काम करता है, आपकी सारी मतलब पूरी एनर्जी जो कहीं और क्रिएटिविटी में सकती थी, अच्छे कामों में और बहुत सारी चीज़ों में लग सकती थी, वो पूरा एनर्जी आपका जाता है उधर। और खासकर अगर हम युवाओं की बात करें तो स्थितियां जिस अभी जो सांप्रदायिकता और जो जितनी भी चीज़ें अभी चल रही हैं, वो हमारे अगर हम बात करते हैं बच्चों की या फिर युवाओं की भी अगर बात करें तो हमारी अनुकूल जब स्थितियां नहीं होती हैं, हम किस तरह का समाज चाहते हैं, हम किस तरह की स्थितियां चाहते हैं अपने लिए, जो हमने एक होता है ना कि हाँ एक ड्रीम प्लेस कहना चाहिए या ड्रीम लाइफ कहते हैं या कुछ भी, कि हमें समझ में आता है कि हाँ हमें ऐसी लाइफ, लेकिन उसके जब चीज़ें बिल्कुल, अगर मैं अपनी ही बात कहूँ, अभी पूरे देश भर में अगर हम पहलगांव की बात करें या फिर दूसरा अगर हम नैनीताल की बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले का केस है, तो जिस तरह से उसे सांप्रदायिक और उस चीज़ों से जोड़ दिया गया, मुझे खुद मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, और कहना चाहिए मैं 4 से 5 दिन अपना खुद का जो मेरा रेगुलर वर्क है मैं वो भी नहीं कर पाई, ये देख के चीज़ों को। तो ये भी एक है कि जब हमारी स्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती, हमारा समाज और चीज़ें अनुकूल नहीं होती, तो भी ये चीज़ें आती हैं और वो हमें स्ट्रेस लेवल को, हमारे बहुत ज़्यादा टेंशन को, डिप्रेशन को बढ़ाती है। ये कंचन वर्मा जी ने बहुत अच्छे से महसूस किया होगा, क्योंकि मैं रोजमर्रा की पत्रकारिता में बहुत कम रहा। आप जागरण में लंबा समय आप ब्यूरो में रहे हैं, तो 12-1 बजे अखबार निकलता है और लास्ट समय तक पत्रकार की क्या छटपटाहट होती है, क्या बेचैनी होती है, और वो जो रोज का तनाव होता है वो ये होता है कि रोज मरने वाली बात होती है, और उस तनाव को और उस स्थिति को कोई महसूस ही नहीं कर पाता और उसकी कीमत नहीं मिलती पत्रकार को। सबसे बड़ा अफसोस ये होता है। सवाल ये उठता है डॉक्टर साहब खेमकरण जी
कि क्या जिस तरीके की ड्रामेबाजी होती है और जनता उसको फिर देख रही है, बार बार देख रही है, तो ये वो देखना उसकी मजबूरी है या जनता इतनी मूर्ख हो गई है कि साहब उसके अलावा उसको सही चीज समझ में नहीं आती? ये सवाल भी बनता है। गुरविंदर जी, आप भी पत्रकारिता के फील्ड में हैं, इस सवाल पे क्या कहना चाहेंगे? लोग अनपढ़ होंगे तो फिर धर्म और जाति के मुद्दे पे उलझेंगे, कॉमन सेंस खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि ये पढ़े लिखों के लिए भी बराबर की बात है। लोगों को भावुक तरीके से टच किया जाता है, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरी जाति, और इस एआई के जमाने में वो सिलेक्ट हो जाता है कि किसको किस रूप में किस तरीके से भरमाना है। मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया के ऊपर इतना प्रेशर है। एक और बात आती है, अरे आपको नहीं पता आप कैसे पत्रकार हो? अरे भाई आप मुझे पैसा दे रहे हो क्या? मुझे मंथली सैलरी दे रही हो इन्फॉर्मेशन की, आप कहीं से इन्फॉर्मेशन ले लो। इतनी अपेक्षा है, इतनी अपेक्षा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई बात नहीं करता, चाहे वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है। एक बहुत बड़ी बात आपने ये कही थी कि जनता की उम्मीदें तो हमसे बहुत होती हैं। फोन करके रुपेश भाई यहाँ आ जाइए, सिटकुल के कंपनी में फला हो गया, ढिमकाना हो गया, आप ही बात उठा सकते हैं, जो बात आप कह रहे थे। लेकिन जनता हमको दे क्या रही है? जनता हमारा पेट्रोल डालने का पैसा भी नहीं दे रही। खाना रोटी जाना है वो तो छोड़ दीजिए, और जनता की उम्मीद ही यह है कि थाने में भी हम पहुंच जाएं, तहसील में भी हम पहुंच जाएं, और हम मोर्चे पर भी हम पहुंच जाएं, हर जगह हम पहुंच जाएं। ये बहुत बेसिक सवाल है कि पत्रकार जिंदा कैसे रहेगा। जब हम चीजों को हाईलाइट होते देखते हैं और हम अपने आप को वहां नहीं खड़ा पाते हैं तो हम अवसाद में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं वही स्ट्रेस बनता चला जाता है, स्ट्रेस के बाद फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के बाद वो जाके डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप होता है हमारे साथ, और इसका कहीं ना कहीं मतलब मैंने बच्चों को देखा है, वो सोशल मीडिया पे आपको हाईलाइट होते देखते हैं तो मैं क्यों नहीं, वो ये नहीं देखते कि उसका रीजन उसकी मेहनत है, क्योंकि उसने वो देखा ही नहीं है, वो किताबों से जुड़ा ही नहीं, उसने सिर्फ पढ़ा। कहाँ से पढ़ा? सोशल मीडिया से, जहाँ हर चीज सच नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों में लेखन और पढ़ने की आदत डालनी होगी, और वो उनके हाथों से जितनी दूर हो सके अभी फिलहाल सोशल मीडिया को रखना होगा। हमारा एक नेचर जो होता है, ह्यूमन का नेचर होता है, दोषारोप, मतलब किसी के ऊपर दोष लगाना बहुत आसान होता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। सफाई करना हम सबकी जिम्मेदारी होती है, इस पे तो किसी राजनीतिक दल का कोई अधिकार नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी का उसका काम नहीं है। लेकिन तब भी हमारा हिंदुस्तान है, हमारे आसपास का एरिया कितना साफ है, इस पे तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते ना। और दूसरी बात, राजनीति की अगर बात रही, अगर प्रधानमंत्री कुछ गलत कर रहे हैं, कोई भी गलत कर रहे हैं, उनको चुन के कौन लाया है? यदि एक पार्षद के इलेक्शन की भी बात करो, अगर पार्षद का चुनाव भी होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन सी पार्टी का है। मान लीजिए पार्टी से हट गया, निर्दलीय खड़ा हो गया, पांडे है, मेहता है, गंगवार है, क्या है, फिर हम उसको उसमें डिवाइड करने लग जाते हैं। और अगर वोट देने की बारी है, साथ वाला बोलता है नहीं यार वो जानने वाला, उसको वोट देना। तो हमारी अपनी समझ क्या कहती है, हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए, मेरा ये सवाल है। अवसाद को अगर हम देखें तो उसे एक बीमारी लोग आज भी नहीं मानते, उसके बारे में लोग जानते ही नहीं। जागरूकता की कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा कमी, लोगों को पता ही नहीं कि अवसाद नाम की कोई बीमारी होती है, तो लोग इसको लाइटली लेते हैं, मतलब लोगों को लगता है कि बीमारी ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है, जागरूकता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते। और हॉस्पिटल्स में मनोचिकित्सक की उतनी पूर्ति नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि अगर मनोचिकित्सक नहीं है तो फिर जो यूथ है या जो भी अवसाद के शिकार है उनके लिए इलाज का कोई साधन नहीं मिल पाएगा। आज का समय और कोरोना का 2 साल का जो समय था, वो आप देखिए कोरोना के समय में कितने सुसाइड हुए। वो समय बड़ा अवसाद का समय था, लेकिन सुसाइड लोगों ने नहीं करे। कारण क्या था? कारण मैं भी जानना चाहूंगा। हर आदमी अपने घर में था, अपने परिवार के साथ में था, अपने परिवार से बातचीत कर रहा था। आजकल देखते होंगे आप, हम घर में रहते हैं लेकिन अपने बच्चों से ही बात करने का समय नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें अगर समय रहते सुधर जाएं तो निश्चित तौर पर बच्चा आपका अवसाद में नहीं जाएगा। आप सोचिए कि जो डिप्रेशन में है उसकी वास्तविक स्थिति है क्या। वो सोना छोड़िए, वो बातचीत करने के लिए तरसता है कि मेरे पास कोई बात करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जिससे मैं अपनी आप बीती कह पाऊं। और ये केवल युवा वर्ग के लिए नहीं है, मेरे से 4 साल 5 साल 10 साल बड़े हुए लोगों को मैंने अपने साथ बातचीत करते हुए देखा है। वो जिस अवसाद में जी रहे हैं, जिस डिप्रेशन में जी रहे हैं, वहां से परेशानियां बहुत आई हैं। एक्चुअली अवसाद जो है, डिप्रेशन जो है, वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आता ही है। लेकिन होता ये है कि हम उस अवसाद पे विजय पा लेते हैं तो वो स्ट्रेस जो है उससे हट जाता है और हम उससे जो है विजयी होकर बाहर निकल आते हैं। कई लोग, जैसे अभी आप उदाहरण दे रहे थे, जो लोग अवसाद के जिंदगी जिए हैं, उससे जब वो विजय पाना चाहा, उन्होंने जब विजय पाने की कोशिश की तो उससे विजय भी पाया है। युवाओं में जो डिप्रेशन है उसमें एक तो ये है कि जॉब जनरेशन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है
या जॉब जनरेशन का मतलब केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि जैसे अगर आज कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो एग्रीकल्चर में भी वो सेटिस्फाई नहीं है, वो अपने जीविका का अर्जन नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैंने देखा है तमाम सारे हमारे बुद्धिजीवी लोग भी जो है उस विचार से, अपना जो वास्तविक विचार होता है, जो कोर विचार होता है, उससे भी वो हट जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया जो है आपके उस काम के लिए भी वो धीरे धीरे वो अवसाद में आ जाता है, जब उसे ये लगता है कि जैसा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो मैसेज आया है और उसके अनुरूप जो है नहीं हो पा रहा है या स्थितियां दूसरी है, तो वो भी उसके बाद जो है वो अवसाद में जाना शुरू कर देता है। क्योंकि अवसाद के तमाम सारे कारण हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बातें अपनी खत्म कर रहा हूँ। हमारी समझ में एक बात नहीं आती है, अभी हमने एक कानून हमारी सरकार ला रही है एडवोकेट के लिए, सारे एडवोकेट्स के जो पूरे राइट्स थे बार कौंसिल सब खत्म कर रही है। इससे पहले 3 कानून आए, हमारे जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, वो बदल गया। किन किन से पूछा, किसी बार एसोसिएशन ने, किसी बार कौंसिल ने, भारत में इस बात की बहस हुई। और आज क्या हो रहा है, आज पूरी जुडिशियली उस पर फंसी हुई है, पूरा एडवोकेट समूह उस पर फंसा हुआ है और पुलिस उसमें फंसी हुई है कि आखिर करें तो क्या करें, और बदलने की जरूरत थी तो क्यों थी। ये कहीं आया? किसानों को लेकर आंदोलन कानून आए पहले, तो क्या वो किसी से पूछ के आए? क्या इस बात के कभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था? ये जो पेंशन खत्म हो गई कर्मचारियों की और उनकी जारी रह गई, ये फैसला कहां से आया और क्यों आया और इतनी बेशर्मी से क्यों लागू हो रहा है? हमारे जो किसान हैं, हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो छात्र हैं, क्या हमें समान शिक्षा है? क्यों नहीं है? सबसे बड़ा टेंशन तमाम बच्चों का मैं देखता हूं, हम बच्चों के साथ बहुत बात करते हैं। बच्चों का टेंशन है पढ़ाई की फीस कहां से देंगे, कहां रहेंगे, क्या मुझे कोई कोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टम बनाया किसने? क्या मैंने बनाया, माँ बाप ने बनाया, बच्चों ने बनाया, किसने बनाया सिस्टम? जिसने ये सिस्टम बनाया, अगर हम उस पर ये सवाल नहीं उठा रहे हैं तो हमारी समस्याओं के हल नहीं होने वाले हैं। इतनी बातें कर दे रहे हो, चुनाव सुधार तो लागू कर दो। पैसे पर चुनाव नहीं होगा, दारू पर चुनाव नहीं होगा, और चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी कॉमन आदमी ठीक से भाग ले पाएगा? वो वार्ड मेंबर से लेकर ऊपर तक जाएगा। जिस पार्टी को, अगर उत्तराखंड में 17 सीटें हैं तो 17 सीटों में जितने भी दल लग रहे हैं वो अपना एक लिस्ट जारी कर दें और लिस्ट के हिसाब से जिसका जितने वोट आते हो करने दें। ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे हो? क्यों लेके आ रहे हो इलेक्शन बॉन्ड? अगर हम इन सवालों का हमको समझ में नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर हमारी समस्याएं कम नहीं होंगी और हमारी डिप्रेशन बढ़ेंगे। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति का मतलब पक्षधरता है, और जब पूरी व्यवस्था कुछ लोगों के पक्ष में खड़ी है, लाभ कमाने वालों के पक्ष में खड़ी है, सारे मापदंड उधर चल रहे हैं, तो क्या हम पक्षधरता के हिसाब से ये तय कर रहे हैं कि हम गरीब के पक्ष में हैं, छात्र के पक्ष में हैं, मजदूर के पक्ष में हैं, महिलाओं के पक्ष में हैं? अगर हम महिलाओं के पक्ष में होते तो नैनीताल में एक महिला ने जब विरोध करके कहा, उसके पिताजी से कहा कि तुम पाकिस्तान से आए हो, तो उसको गुस्सा आ गया, उसने अपनी बात कही, तो कितना उसको रेप थ्रेट मिला, क्या कानूनी कार्रवाई हुई? वो पुलिस जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, संवैधानिक जिनको संरक्षण प्राप्त है, जो संविधान के राष्ट्रपति राज्यपाल बैठे हुए हैं, उन लोगों ने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या कानून का राज नहीं है? तो आप देख लीजिए, सब कुछ पक्षपातपूर्ण तरीके से लागू हो रहा है। हमारे यहाँ भू कानून पर बात चल रही है। भू कानून पर जो सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हैं, नैनीताल में हरीश रावत साहब की सरकार, उसके बाद बहुत तमाम बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं। जेल जाना पड़ा हम लोगों को, फर्जी मुकदमे में जेल जाना पड़ा, और सीबीसीआईडी के यहाँ गया और सीबीसीआईडी ने दोनों मामले में, सब मामले में झूठी एफआईआर, झूठी चार्जशीट लगाई। मैंने डायरेक्टर को लिखा, डीजी को, ये क्या मामला है? और एक इसकी इंस्पेक्टर बाद में मुझसे कह रही कि भाई बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो वैसा ही करूंगी। तो तुम बैठी क्यों हो यहाँ पर? सरकारी पैसे से ये काम क्यों कर रही हो? तो जब तक हम अपना सिस्टम नहीं ठीक करेंगे,
हमको अपने समाज का सिस्टम भी ठीक करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को दोस्त बनाना है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, और दुर्भाग्य से गलत इलाज से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। गलत इलाज से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन हमने उनको दोस्त बनाया। आज वो मुझे गाइड करते हैं, मुझे बताते हैं पापा ऐसा मत बोलो, ऐसा क्यों बोलते हो आप। वो मुझे बताते हैं। तो दोस्त, हम अपने परिवार को दोस्त क्यों नहीं बना। अगर मेरा बच्चे को मैं वो बताऊंगा, आपके बच्चे को आप बताएंगे, पड़ोस के बच्चे को हम बताएंगे, तो वो समस्याओं का सामना कर रहा होगा, लेकिन वो लड़ने के लिए अगर लड़ेगा, उसके पास कोई मकसद होगा, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। भगत सिंह को डिप्रेशन नहीं हुआ था क्या? चंद्रशेखर आजाद को डिप्रेशन हुआ था? तो मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों, ये सब सवालों को देखते हुए एक अच्छा खासा एक जीवन लगने के बाद हम लोग इस ओर आए कि नहीं भाई, छोटी सही, अपनी ही बात सही, हम उस बात के लिए लड़ेंगे और हमको राजनीतिक तौर पर काम करना पड़ेगा। भले ही आप हमको जेल डाल दो, बंद कर चुके हैं और भी कर दो, फांसी लगा दो, लेकिन हम उस सच्चाई की ओर बढ़ेंगे। दुर्भाग्य हमारे यहाँ पर कि हम राजनीतिक तौर पर नहीं सोचते। हमको राजनीतिक तौर पर सोचना पड़ेगा। ये राजनीतिक व्यवस्था है। चुनाव की बात आई, चुनाव में आप शराब पिलाएंगे 15-20 दिन नौजवान को, तो 20 दिन बाद क्या करेगा वो। तो ऐसी स्थिति में हम जिनको अलग अलग राजनीति कह रहे हैं, क्या वो वास्तव में अलग राजनीति है? अगर वही आर्थिक सामाजिक नीतियां होनी है, वही उदारीकरण होना है, वही निजीकरण होना है, वही सबको बराबर पेंशन खत्म करनी है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको समग्र में समझने की जरूरत है। भारत एक महान देश है, हमारे पास तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन उनको व्यवस्थित करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर व्यक्तियों पर के बारे में बात करेंगे तो वो भी बातें अच्छी हैं, ऐसा बात नहीं, उसमें गलत नहीं है, लेकिन उससे समाधान नहीं निकलेंगे। एक ऐसी शिक्षा है हमारी कि हम सही के साथ खड़े नहीं होते, हम गलत के साथ खड़े होते, तो इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ भी जाना पड़ेगा। ये शिक्षा व्यवस्था व्यापार है, बाजार है, ये स्वास्थ्य व्यवस्था बाजार है। मैं बार बार पूछता हूं कि जिलाधिकारी की कभी तनख्वाह रुकी? जिलाधिकारी या मुख्यमंत्री कहीं आना चाहता है, उसके लिए कोई पैसे की कमी हुई? मजदूर के लिए क्यों होती है? मनरेगा के मजदूर के लिए होती है। जब 8 घंटे के काम की जगह 12 घंटे का काम उसको कराना चाहोगे और कहोगे कि भैया मैं तो चाहता हूं 17 इतने घंटे काम करे, अगर इस तरह की नीतियां होंगी तो आप समझ लीजिए डिप्रेशन में तो सबको जाना पड़ेगा, अवसाद में तो सबको होना पड़ेगा। तो इन सब सवालों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसलिए इसमें से संवाद हुआ है और इस संवाद को जारी रखना चाहिए, और उस संवाद को जारी रखते हुए हमको कम से कम हम देश नहीं तो उत्तराखंड को और अपने इलाकों को तो बदल सकते हैं। हम इतना जानते हैं, ये जो नौकरशाह है ना और ये हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। आप खड़े हो जाइए पूरी ताकत के साथ, इनको भागना पड़ता है। नैनीशार में भागे हैं, डांडा कांडा में भागे हैं, यहाँ पर भी भागे हैं, बहुत सारी जगहों पर जब हम लोग लड़े हैं। हम जब नहीं लड़े हैं तो वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने फायदा उठाया है। तो हम तो कहेंगे कि सही तरीके से सामाजिक बदलाव के लिए, राजनीतिक बदलाव के लिए, अपने हकों के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। मैं प्रियांशु के बारे में इतना ही मैं कह रहा था। प्रियांशु एक पत्रकारिता है, एक पत्रिका है, लेकिन वो एक संगठन है। वो केवल उतना नहीं कर रहा है, जो भी मेरे पत्रकार साथी काम कर रहे हैं, वो एक दायरा बनाते हैं। उस दायरे को अगर हम मिला लें तो एक बड़ी ताकत बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी। और इसलिए हम उनके किसी लालच में, किसी उसमें ना आए। हम सम्मान, अपनी बहनों को सम्मान देना, अपनी माँओं को सम्मान देना, अपने बच्चों को सम्मान देना, उनको बराबरी का दर्जा देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, और ये हमारा काम है। और ऐसे कानून लाने से, कोई भी कानून लाओ, कोई विकास करो, उसमें जनता की भागीदारी है नहीं है। तो इसलिए एक समतामूलक समाज के लिए, एक बेहतर समाज के लिए, हर मानवीय गरिमा के साथ रोजगार के अधिकार के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोगों को सम्मिलित राजनीति करनी पड़ेगी। और उसी राजनीति से शायद हम थोड़ा मजबूत होकर इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं ज़्यादा बोल गया हूं तो माफ़ करें। धन्यवाद। आपको तो और ज़्यादा बोलना चाहिए था, लेकिन समय कम था और हम सुनते रहते हैं और आप लोगों को सुनकर ही इस स्थिति में हुए हैं कि जो स्टैंड ले पा रहे हैं। और सारी बातें युवाओं से, छात्रों से, तमाम मुद्दों से, और सिस्टम कैसे हर चीज़ को प्रभावित करता है, राजनीति किस तरीके से प्रभावित करती है, बहुत विस्तार से तिवारी जी ने बताया है। जब मकसद क्लियर होता है तो किसी भी तरीके का
कोई दबाव जरूर होते हैं, परेशान आदमी जरूर होता है, लेकिन वो भटकता नहीं है। तो शायद हम नहीं भटकेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।